बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है गायत्री और हम जो बुक कवर करेंगे वो है अकाउंटेंसी की क्लास 11th की डीके गोयल। अभी तक हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसलिए सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन होती है, उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब ये रिकॉर्ड करने से पहले हमको कुछ टर्म्स होती हैं बिजनेस की जो पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन बेसिक टर्म्स को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, यानी पैसों में लेन देन होती है, पैसों की बात आती है। इस वजह से क्या होगी, एक तरीके की इकोनॉमिक यूनिट होगी। अब एंटिटी में दो टाइप की एंटिटी होती है। पहली होती है बिजनेस एंटिटी और दूसरी होती है हमारे पास नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है, जो बनाई जाती है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और प्रॉफिट कैसे अर्न करना है हमें, सर्विस देके या फिर गुड्स को बेच के, प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एलजी हो गया, सैमसंग की कंपनी होगी, रेडमी की कंपनी होगी। तो ये सारी क्या है, बिजनेस एंटिटी। ये अपने प्रोडक्ट बेचती हैं और अपना प्रॉफिट अर्न करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बिजनेस एंटिटी। अब ये क्या है, फॉर्म की जाती है टू नॉट अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं बिजनेस एंटिटी के, या फिर जो सोसाइटी है यानी जो समाज है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर और सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो भी बिजनेस में सामान आया है या गया है उसको क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। चाहे वो गुड्स है या वो कैश है या फिर कोई भी और सामान जिसकी सेल परचेज की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों। An economic activity of a business that changes its financial position। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कब कहलाएगी, जब क्या करेगी, वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर देगी। जब मैं कोई सामान खरीदूंगी तो मैं पैसे दूंगी, ठीक है। अब पैसे दूंगी तो मेरे पास पैसे जितने थे उससे पहले से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं सामान बेचूंगी तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पैसे बढ़ गए, तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया। नाउ नेक्स्ट इज इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अब इसका रिजल्ट क्या रहता है कि ये चेंज करता है वैल्यू को, या तो एसेट की वैल्यू बदलेगी या लायबिलिटी की बदलेगी या फिर कैपिटल की बदलेगी। ये जो तीन टर्म है ये क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एसेट्स में वो सामान आ जाता है जो आपका बड़ा बड़ा मेन सामान, जिससे बिजनेस आप चला रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग जहाँ पे ऑफिस खोल रखा है आपने, फिर कंप्यूटर, ठीक है, या फिर फ्रिज, एसी जो भी वहां पे लगा हुआ है सामान, या फिर फर्नीचर। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एसेट होती हैं, ठीक। और कैश जो बिजनेस में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, ये होती है हमारी देनदारियां, यानी कि हमें कितना किसका पैसा देना बाकी है। जो भी पेंडिंग पेमेंट्स है हमारी, वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है वो अमाउंट जो स्टार्टिंग में बिजनेस करने वाला जो इंसान है, जो बिजनेसमैन है, लेके आता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो पैसा लेके आया है या जो सामान लेके आया है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला फीचर क्या है,
कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और किसके लिए होता है? फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी, यानी पैसे दिए जाते हैं तब सामान हमारे पास आएगा और पैसे लिए जाएंगे तब हम किसी को सामान बेचेंगे। तो कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास इट हैज डुअल और टू एस्पेक्ट्स। इसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास डेबिट और दूसरा है हमारे पास क्रेडिट, जो कि इक्वल अमाउंट के होते हैं। यानी कि अगर एक सामान आया है तो दूसरा सामान जाएगा। ठीक, मान लो मैंने कुछ परचेज किया है, कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। तो यानी गुड्स क्या हो गए? बढ़ गए, परचेज करी हुई बढ़ गई और गया क्या है? टू कैश। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैश, कि ये घट गया। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें इफेक्ट हुई, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? टू एस्पेक्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहाँ पे भी पैसे की लेन देन होती है, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब इंटरनल कैसे हो सकती है? इंटरनल ऐसे हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदी। ठीक है, अब इस मशीनरी को आप क्या करोगे? यूज करोगे पहले साल में। मान लो मैंने मशीनरी 2009 में खरीदी, तो मैंने इसमें यूज करी, 10 में करी, 11 में करी, इस तरीके से मैंने 3 साल यूज करी है। तो क्या तीनों साल इसकी सेम वैल्यू रहेगी? नहीं। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, पर हमने क्या करना है? अब इसको इस साल में हमने यूज किया तो हम कुछ परसेंट इसमें डेप्रिसिएशन काट देंगे। तो मान लो मैंने 1% डेप्रिसिएशन यहाँ से काट दिया, तो इसकी वैल्यू 1% से घटा के कितनी कर दी? नेक्स्ट ईयर के लिए 9,90,000 कितने जाएंगे? 2010 के अंदर जाएंगे। 2010 वाले साल में वैल्यू कितनी रहेगी मशीनरी की? 9,90,000। ऐसे हर साल कुछ परसेंट से डेप्रिसिएशन करता है। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो बाहर तो किसी को लेन देन नहीं हो रही, हम ये पैसे जो है किसी को दे नहीं रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? अपने ही अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या होगी? इंटरनल ट्रांजैक्शन, जब बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन की जाए। पर अगर हम देखें सामान खरीदा था जैसे हमने ये, तो ये क्या होगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कि हमने बाहर से परचेज किया था। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे हमने सामान परचेज किया, हमारी कैश क्या हो गई? घट गई। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई? चेंज होगी। मेरे पास जितना पैसा था उससे पैसा कम हो गया और जितने गुड्स थे उससे गुड्स बढ़ गए। तो यहाँ पे चेंज आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन में, कि कैश में हमेशा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसमें दर्शाई जाएगी? पैसों में, रुपयों में। ठीक है, अगर हम देखें कि बिना के पैसों के हम तो किसी चीज की डेफिनेशन, मतलब किसी चीज की ट्रांजैक्शन को दर्शा ही नहीं सकते। तो अगर हम दर्शा ही नहीं सकते, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैंने सामान खरीदा है और मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितने का खरीदा है, तो मैं नोट क्या करूंगी? रिकॉर्ड किस चीज का बनाऊंगी? ठीक ना। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट क्या होता है। देखो, इवेंट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज या फिर रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक, मान लो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज करे, पहले हमने परचेज करे कितने के? 20,000 के परचेज करे। अब मैंने ये गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। कितने के सेल कर दिए? चलिए 22,000 के सेल कर दिए। यहाँ पे 22,000 के गुड्स सेल कर दिए मैंने, खरीदे थे मैंने 20,000 के। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का आया है? 2,000 का। ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, इसी को कहते हैं इवेंट। यानी कि रिजल्ट क्या निकल के आया हमारी ट्रांजैक्शंस का? ये तो हमारी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन जो हो रही है, पर इनका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है इस अकाउंट्स
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। यानी कि जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है वो एक जगह पे रिकॉर्ड की जाती है, ऐड की जाती है या सब्ट्रैक्ट की जाती है वन प्लेस, एट वन प्लेस। यानी कि एक जगह पे बहुत सारी एंट्रीज जो सेम नेचर की है, मान लीजिए सारी एंट्रीज परचेज की हो गई, उनको जब एक इकट्ठा कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वहां पे अकाउंट बन जाएगा। या फिर सारी कैश की जो एंट्री है उनको इकट्ठा कर लिया तो क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास अकाउंट कहलाता है। अब इसकी एब्रीविएशन देख लीजिए। एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट टर्म। जब हम लिखेंगे डेबिट तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीआर से। जब हम क्रेडिट लिखेंगे तो सीआर से। और वही अकाउंट किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, A/C से। ठीक, अब इसको बनाते हैं जब हम, तो किस तरीके से नजर आता है अकाउंट, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है, ये कैश अकाउंट है, यहाँ हमारी डेबिट साइड रहेगी, यहाँ हमारी क्रेडिट साइड रहेगी। अब देखिए कुछ टी सा बन गया है बीच में, इस तरीके से आ रहा है ना, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, टी शेप अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है, जो भी प्रोप्राइटर या ओनर स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो पैसा है, कोई सामान है या फिर गुड्स हैं जो उसने आगे बेचने हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज कैपिटल। ठीक, अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, कैपिटल क्या होती है, हमेशा किसके इक्वल चलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यानी कि जितना भी हमारा सामान है, जो भी हमारा एसेट है, उसमें से जब हम अपनी लाइबिलिटीज घटा देंगे, यानी जो हमारी देनदारियां हैं जिनको हमने पैसे देने हैं वो घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म ड्राइंग्स या ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है, कभी कभी प्रोप्राइटर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकाल लेता है, तो वो जो कैश विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेना। जहां भी विड्रॉ वर्ड आएगा, इसका मतलब उसने अपने लिए निकाले हैं। ठीक है, अब पैसे जब निकालता है पर्सनल या फिर प्राइवेट पेमेंट के लिए, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अब इसके अलावा क्या निकाल सकता है, वो गुड्स निकाल सकता है। तो अगर वो गुड्स विड्रॉ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके पर्सनल यूज के लिए है, ये भी ड्राइंग के अंदर आएगा। तो ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, ड्राइंग के अंदर आ जाएंगी। यानी पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेस में से सामान निकाला जाएगा तो वो ड्राइंग बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, हमारी जो भी हम लाइबल है पे करने के लिए, यानी हमारे पर एक कंपल्शन है कि ये पेमेंट हमें करनी ही करनी है। अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे टू आउटसाइडर। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो सामान सेल परचेज करते हैं वो क्या करते हैं, हम उधारी पे करते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, क्रेडिटर अराइज हो जाते हैं, तो पैसे क्या होते हैं, हमें देने होते हैं, वो पेंडिंग पेमेंट है, तो ये हमारी किस में आ जाती है, लाइबिलिटीज में आ जाती है। अब हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पे कैपिटल क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। बस इसी को क्या किया है, लाइबिलिटी को उठा के हम उधर ले गए हैं और कैपिटल को हम इधर ले आए हैं। तो लाइबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एसेट माइनस कैपिटल करके। ठीक है, अब जो लाइबिलिटी है वो दो तरीके की होती है, एक तो इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल की जब हम बात करते हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर के लोगों को देना, तो यहाँ पे ओनर या फिर प्रोप्राइटर को अगर पैसे देने बकाया है, यानी कैपिटल देनी बकाया है अभी, तो ये किस में आएगा, हमारा लाइबिलिटी साइड में। और प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी मान लीजिए पिछले साल का प्रॉफिट अभी हमने बांटा नहीं है, अभी हमने दिया नहीं है, तो हमारे पास कहाँ पड़ा रहेगा, ये इंटरनल लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी कि जो आउटसाइडर हैं, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं,
को अगर हमने पैसे देने बकाया है, पेंडिंग है, तो वो किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। यहाँ पे कौन कौन आएंगे, क्रेडिटर हो गए या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है, कई बार बैंक आपको अलाउ कर देता है कि आपके पास जितने अकाउंट में पैसे हैं आप उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है, यानी आप पैसे लौटाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, चलिए अभी हमारे पैसे ले लीजिए आप, और अब आप अपना बिजनेस ना रोकिए, बिजनेस एक्टिविटी में कोई विघ्न ना आए, तो उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की एक तरीके से सिचुएशन आ जाती है। ठीक, जब हम बैंक से पैसा एक तरीके से ले लेते हैं। देन है बिल पेबल। बिल पेबल जो पेइंग के लिए अभी पेंडिंग रह गए हैं, हमने अभी पे नहीं करे हैं। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी वो है एक्सपेंसेस हैं जो हमने काम तो करवा लिया है पर अभी पैसे दिए नहीं है। देन लोन, लोन हम कैसे लेते हैं, बैंक वगैरह से मेनली लोन लिए जाते हैं जो, ठीक है। ये होगी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो 1 साल से ज्यादा के लिए चल सकती हैं। अब 1 साल से ज्यादा टाइम ले रही हैं, तब ये जाके ड्यू हो रही है, हमें 1 साल के बाद पे करनी है, तो वो क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। वहीं अगर हमें 1 साल के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी पे करनी है तो वो क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो ये था टॉपिक लायबिलिटी का। ठीक है, अभी हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट 7 टर्म्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।